हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सॉल्यूशंस। बेसिकली सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर्स वेयर वन सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन अनदर। मींस जो सॉल्यूशन होता है वो दो सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। एक सब्सटेंस जिसे सॉल्यूट बोलते हैं और एक दूसरा जो है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूट किसे बोलते हैं और सॉल्वेंट किसे बोलते हैं? तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि लेस अमाउंट में होते हैं। जैसे अगर हम किन्हीं दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, तो अगर उन दोनों चीज़ों में एक एक चीज़ ऐसी होगी जो कि लेस क्वांटिटी में होगी और एक चीज़ ऐसी होगी जो कि मोर क्वांटिटी में होगी। तो जो सॉल्यूट होता है, जो हमारा सॉल्यूट है, वो हमारा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और इन्हीं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ही हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार होता है। तो सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। होमोजेनियस मिक्सचर का कहने का मतलब जिनमें कि हम दो सब्सटेंस को इस तरह से मिक्स कर दें कि हम उन्हें अलग अलग ना देख सके, वो एक दूसरे में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए, उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन एक तरह का एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो सॉलिड और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। तो हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो सॉलिड सॉलिड हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड गैस हो सकते हैं, किसी भी फेज में हो सकते हैं। तो इन सब का मिक्सचर करके हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो सॉल्यूशन की भी अपनी कुछ एक स्टेट होगी, या तो वो सॉलिड स्टेट होगी या लिक्विड स्टेट होगी या गैस स्टेट होगी। तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसका स्टेट किस किस तरीके से डिसाइड होता है, वो हमारा डिपेंड करता है सॉल्वेंट के स्टेट पे। जो हमारा सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही हमारे सॉल्यूशन का स्टेट होगा। जैसे हम पहले में देख सकते हैं कि पहले पॉइंट पे जो है हमारा सॉलिड सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट जो है वो भी सॉलिड है। तो हमारा जो सॉल्यूशन का अपीयरेंस होगा वो भी सॉलिड ही होगा। ठीक। और अगर हम दूसरा देखते हैं तो दूसरे में हमारे जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, लेकिन जो हमारा सॉल्यूट है वो लिक्विड है। लेकिन हमारा जो फाइनल अपीयरेंस आएगा सॉल्यूशन का वो हमारा सॉलिड ही है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमारे सॉल्यूशन का स्टेट होगा वो सॉल्वेंट के स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, ना कि सॉल्यूट के स्टेट पे। सॉल्यूट का स्टेट कुछ भी हो सकता है, उससे उससे कोई मतलब नहीं है सॉल्यूशन के स्टेट से। सॉल्यूशन के स्टेट सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के स्टेट पे डिपेंड करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम वेट बाई वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसमें बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये हमारे न्यूमरेटर में भी मास है और डिनोमिनेटर में भी मास है। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो हमारा मास परसेंटेज है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस कहने का मतलब कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये मास परसेंटेज बताता क्या है? मास परसेंटेज बताता है दिस एक्सप्रेसेस द मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये हमारा बताता है मास परसेंटेज। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब मोल मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक। ये हमारा मोलैरिटी देता है। हम देख रहे हैं कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम का टर्म आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमारा वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो ये वॉल्यूम एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जो हमारी मोलैरिटी है वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। तो अगर मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है तो मोलैरिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी ही करेगी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मोलैरिटी इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी बिकॉज इट चेंजेस विथ द वॉल्यूम।
तो मोलैलिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी बेसिकली मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मींस मोलैलिटी को अगर हम लिखें, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं, और जो जो न्यूमरेटर है उसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक। और हमें इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं वो केजी में ले रहे हैं। तो ये यूनिट याद होनी चाहिए कि हम जो मास ऑफ सॉल्वेंट डिनोमिनेटर में लेते हैं वो केजी में होता है। ठीक। तो हम जानते हैं कि जो मास है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम कहते हैं कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मास कोई ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाए, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाए या टेम्परेचर घटाने पर घट जाए। टेम्परेचर चेंज होने पर मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो मोलैलिटी है हमारा, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी बेसिकली होता है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम देखेंगे कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास अपान में इक्विवेलेंट मास। अब एक और टर्म हमें मिल गया, जो कि है इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता होता है कि क्या होता है, लेकिन इक्विवेलेंट मास क्या है, तो इससे भी डिफाइन करने की जरूरत है। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपान में एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या है? ये जो हमारा एन फैक्टर डिनोमिनेटर में है, ये बेसिकली ये बताता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं, वो एन फैक्टर की वैल्यू देता है। तो एन फैक्टर इज नंबर ऑफ एक्सचेंज आयंस ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस इन अ रिएक्शन। ये जो है हमारा एन फैक्टर की वैल्यू देता है। ठीक। तो अगर हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, तो नॉर्मेलिटी के फार्मूले में हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल मास अपान में इक्विवेलेंट मास से करते हैं। तो अब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट मास निकालने की जरूरत है। तो जब हम इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हम इसको निकालते हैं मोलर मास अपान में एन फैक्टर। तो मोलर मास तो हमें किसी भी सब्सटेंस का पता ही होता है, और हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत होती है, जो कि हमें मिलता है नंबर ऑफ एक्सचेंज आयंस ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस इन ए रिएक्शन। इस वैल्यू से हमें एन फैक्टर मिलता है। तो इस इन तीन फॉर्मूलेज का यूज करके हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन बेसिकली होता क्या है? द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मींस स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें इसमें यूनिट्स का ध्यान देना बहुत जरूरत है कि हम मास ऑफ सॉल्यूट को यहाँ पर ग्राम में लिख रहे हैं, तो हमें ग्राम में ही लिखना जरूरी है। अगर हम यहाँ केजी में लिख देंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो हमें इन सब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज के टर्म में कंसंट्रेशन के कई सारे टर्म्स हैं, जैसे परसेंटेज बाय मास। तो पहला जो है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास को हम वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। तो परसेंटेज बाय मास या फिर वेट बाय वेट परसेंट होता क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ दिस सॉल्यूट। मींस मास परसेंटेज ये है कि अगर कितने मास ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो हमें देता है मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या देता है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम को हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। ये होता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड। हाँ, तो वॉल्यूम का टर्म जहाँ आ गया, फिर हम देखते हैं कि ये मेथड का यूज जो है लिक्विड का लिक्विड में अगर सॉल्यूशन बना हो तो उसके लिए यूज करते हैं। तो ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सॉल्यूट इन ml dissolved in 100 ml of the solution is called वॉल्यूम परसेंटेज। तो कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये बताता है कि कितने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन ml प्रेजेंट है 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में। मतलब 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में कितने ml ऑफ लिक्विड सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये हमें बताता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, जिसे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमारे प्रेजेंट है, वो हमें देता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो इसे हम एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो पार्ट्स मिलियन क्या है, पार्ट्स पर मिलियन क्या है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस सच एज हार्डनेस ऑफ वाटर, एयर पोल्यूशन एटसेट्रा। मतलब पार्ट्स पर मिलियन का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर बहुत वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो पीपीएम होता क्या है? पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ क्यों किया गया? तो पार्ट्स पर मिलियन में ही हम देख रहे हैं, इसके नाम में ही मिलियन आ रहा है। तो 1 मिलियन जो होता है वो 10⁶ के बराबर होता है। तो इसके फैक्टर से हमें 10⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि हम परसेंटेज जब निकालते हैं तो उसमें मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं, उसी तरीके से अगर हम मिलियन का पार्ट कैलकुलेट करना है तो हमें मिलियन से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो पीपीएम का फार्मूला हुआ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। तो पीपीएम का मतलब, पीपीएम के कहने का क्या मतलब है? अगर हम कह रहे हैं कि कोई चीज जो है, किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन जो है 10 ppm है, तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो अगर हम कह रहे हैं कि 10 ppm किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन है, मान लेते हैं एयर पोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm है, तो हम कहेंगे कि 10 ग्राम ऑफ जो पॉल्यूटेंट्स हैं
वो प्रेजेंट है 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। हम देख सकते हैं कि 10 ग्राम है, कहाँ 10 की पावर 6 ग्राम है। इससे हम कह सकते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है। इसलिए मैंने पहले बताया कि जो पीपीएम का यूज होता है वो वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के बताने के काम आता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि कुछ फ्रैक्शन का टर्म आएगा। तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन होता क्या है। The ratio of the number of moles of one component to the total number of moles of all the components present in the solution is called the mole fraction of that component। तो अगर हम देखते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन में दो चीजें डिजॉल्व हुई हैं, ए प्लस बी, ए और बी मिलकर के अगर सॉल्यूशन को बना रहे हैं, ठीक, तो कुछ ए के अपने मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और बी के कुछ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक। तो इन दोनों के मोल्स मिल करके टोटल मोल्स हमारे सॉल्यूशन में होंगे, ठीक। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन लिखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखना है, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को ऊपर लिखना होगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिखना होगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सिमिलरली अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन का, कि हमें जिस जिस चीज़ का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं। इससे हमारा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन हम डिराइव करेंगे क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने में किया जा सकता है सिंपल तरीके से। तो जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें जीटा ए लिखना है, मतलब अगर हमारे सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, ए प्लस बी मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं, ए प्लस बी इज सॉल्यूशन, ठीक, और ए के जो नंबर ऑफ मोल्स एन ए है, बी के नंबर ऑफ मोल्स एन बी है। तो अगर हमें जीटा ए लिखना है, जीटा ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए देता है। और अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखना चाहें, तो इसको जीटा बी लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2/1। तो हमें क्या मिलेगा, जीटा बी डिवाइडेड बाई जीटा ए इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए। इसे हम इक्वेशन 3 डिनोट कर देते हैं। अब हम चलते हैं मोलैलिटी के फॉर्मूले पे। ये तो हमारा मोल फ्रैक्शन का काम हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी के बीच में हम एक रिलेशनशिप डिराइव करने जा रहे हैं, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसका यूज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डायरेक्ट ही कर सकते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो हम चलते ही रिलेशन को डिराइव करते हैं। तो हमें पता है कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। तो अगर हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखना है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का हमें पता है फार्मूला क्या होता है, टोटल मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, और नीचे डिनोमिनेटर में पहले से हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो अब हम इक्विवेलेंट मास को क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास को मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको रिप्लेस करें मोलर मास अपॉन एन फैक्टर में, तो हमारा जो एन फैक्टर है वो
न्यूमरेटर में ऊपर में आ जाएगा n फैक्टर, और जो हमारा मोलर मास था, मोलर मास नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और हमारा ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये डिनोमिनेटर में पहले से प्रेजेंट है। ठीक, अब हमें पता है कि ये टोटल मास डिवाइडेड और मोलर मास अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मास अपान में मोलर मास करेंगे तो हमें एक नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू में n फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हमें ये दिख रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिखा हुआ है। तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है मोलैरिटी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमें दिया मोलैरिटी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर, इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करें, एन इक्वल टू एम इंटू एन एन, एन फैक्टर को एन एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमें याद रखने की जरूरत है। ये हमारा रिलेशन है बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो चल स्टार्ट करते हैं रिलेशन डिराइव करना। तो अगर हमें कोई हमारा सॉल्यूशन है तो वो दो चीजों से अगर मिलकर बना हुआ है, जैसे ए प्लस बी गिव्स सॉल्यूशन, जिसमें कि हम बेसिकली इस चैप्टर में हम बी को सॉल्यूट मान के चलेंगे और ए जो हमारा है उसे सॉल्वेंट मान के चलेंगे। हमने मान लिया कि ए के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको स्मॉल एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसे एन बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर हमें लिखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन को जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपान में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसी तरीके से अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स बी, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब हम इसे डिनोट कर देते हैं, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, तो हमें क्या मिलेगा, जीटा बी डिवाइडेड बाई जीटा ए इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए। ये हमें एक रिलेशन मिला, इसको हम इक्वेशन 3 डिनोट कर देते हैं। अब हम चलते हैं मोलैलिटी पर, देखते हैं मोलैलिटी क्या होता है। तो हमें पता है मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, तो अगर हम देखें, तो अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है उसको हम इक्वेशन 3 से क्या लिख सकते हैं, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने देखा कि मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉल m से मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट
मास ऑफ सॉल्वेंट को वेट भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू, डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। ये हमारा इक्वेशन आया 4। अब हम इस इक्वेशन को, अब हम जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ एन बी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीटा बी अपान में जीटा ए इज इक्वल टू एन बी की जगह पे लिखेंगे एम इंटू में डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई एन ए। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं कि जो डब्ल्यू ए है मतलब कि टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा, एम इंटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। ये हमें एक रिलेशन मिला। तो इसको हम और सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं, जो कि है, अगर हम मोलैलिटी से रिलेशन निकालना है तो मोलैलिटी इक्वल टू यहाँ से और यहाँ से लिख रहे हैं। मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीटा बी अपान में जीटा ए मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से आया। अब हम इसको जीटा ए को क्या लिख सकते हैं, जीटा ए को हम 1 माइनस जीटा बी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अभी बताते हैं। जीटा ए, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई जो सॉल्यूशन है वो अगर ए प्लस बी इन दोनों से मिलकर के हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ है, तो कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए होंगे, कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी होंगे, इनसे मिलकर के हमारी टोटल मोल्स सॉल्यूशन में होंगे। तो अगर हम जीटा ए लिखते हैं तो जीटा ए क्या लिखते हैं, एन ए अपान में एन ए प्लस में एन बी लिखते हैं। और अगर हम जीटा बी लिखते हैं तो जीटा बी क्या लिखते हैं, एन बी अपान में एन ए प्लस एन बी लिखते हैं। तो हम अगर जीटा ए, जीटा ए प्लस जीटा बी करें तो हमें क्या मिलेगा, एन ए अपान में एन ए प्लस एन बी प्लस में एन बी अपान में एन ए प्लस एन बी। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, जो कि हमारे दे देगा 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जीटा ए को हम 1 माइनस जीटा बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने वो लिखा। तो हमारा जो रिलेशन निकल के आया वो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिलेशन है वो ये निकल के आया कि मोलैलिटी इक्वल टू जीटा बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस जीटा बी मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ए, एम ए। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन होता क्या है, डाइल्यूशन सिंपल वे में होता है कि जैसे हम कोई सॉल्यूशन हमारा है तो उसमें हम और वाटर ऐड करते जाए जिससे कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। तो देखते हैं डाइल्यूशन है क्या। द टर्म डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन वेयर फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर डाइल्यूशन एंड बिफोर डाइल्यूशन। तो क्या होता है कि डाइल्यूशन है कि अगर हम सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए और हमारा जो सॉल्यूट है वो फिक्स्ड रहे, जो पहले से घुला हुआ उतना ही सॉल्यूट अमाउंट में वो अपने डिजॉल्व रहे, और हम सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ाते जाएं। तो इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। इस डाइल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है। तो डाइल्यूशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट डिक्रीजेज। ठीक। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो डाइल्यूशन प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट हो सकती है, अगर हम ध्यान दें तो डाइल्यूशन प्रोसेस में हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है जो कि एन बी, वो कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो घटने वाले नहीं है सॉल्यूट के, भले हम जो सॉल्यूशन है उसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ये कांस्टेंट ही रहने वाले हैं।
तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ये कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम डाइल्यूशन कितना भी करते जाएं। तो अब हमें पता है कि एक फार्मूला हमें पता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला आ जाएगा मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन हमारा कांस्टेंट रहेगा, जैसा कि मैंने बताया, तो हम लिख सकते हैं कि NB1 इज इक्वल टू NB2। NB1 क्या है, बिफोर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और NB2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन है। तो बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूट्स जो होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होंगे वो बराबर होंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो यहाँ से हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया, जो कि कंडीशन ऑफ डाइल्यूशन को बताता है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, इसे हमने यहाँ से डिराइव किया। अब हम इसे नॉर्मेलिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी के टर्म में इसे क्या लिख सकते हैं, तो जो हमारा हमने एक रिलेशन पढ़ा, मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। हमने एक रिलेशन पढ़ा था, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर। तो यहाँ से अगर हम मोलैरिटी कैलकुलेट करें तो मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपान में एन फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दे कि मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपान में एन फैक्टर, फिर मल्टीप्लाइड बाई V1 है, फिर M2 लिखना है तो नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई V2। तो हम एन फैक्टर, एक रिएक्शन के लिए एन फैक्टर तो सेम ही होगा, तो एन फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो ये भी एक कंडीशन ऑफ डाइल्यूशन को ही फॉलो करता है। तो हम कंडीशन ऑफ डाइल्यूशन में दो रिलेशन देख सकते हैं, एक है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, एक है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है मोल फ्रैक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। मोल फ्रैक्शन जैसा कि मैंने बताया कि दो कंपोनेंट्स मिल करके, या दो से अधिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं, मिल करके सॉल्यूशन सॉल्यूशन बनाते हैं। तो मोल फ्रैक्शन मैंने बताया कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए न्यूमरेटर में होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स करने होंगे। वैसे यही सिमिलरली हम अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करना है, तो हमें न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को रखना होगा और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स करना होगा। तो ये हमें मोल फ्रैक्शन देता है। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मोल फ्रैक्शन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मोल फ्रैक्शन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स का ही डिवीजन है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे जो है वो न्यूमरेटर में भी प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो दोनों एक दूसरे के यूनिट्स को कैंसिल आउट कर देंगे और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी that expresses the ratio of moles of one component to the total moles of all the components in a solution। तो हम कह सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन होगा। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन या इक्वल टू वन होगा। इक्वल टू वन कब होगा, जब कोई हमारा सॉल्यूशन है किसी एक ही कंपोनेंट का हो, सिर्फ हमारा प्योर कंपोनेंट हो, वो सॉल्यूशन फिर रह ही नहीं जाएगा। तो जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू तभी वन होगी जब वो एक प्योर कोई एक अलग सा कंपोनेंट होगा, तो तब उसकी मोल फ्रैक्शन जो है वन हो जाएगी, अदर देन लेस देन वन ही होगी। सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू वन, अगर हम कह दें कि कोई सॉल्यूशन है वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इससे मिलके बना हुआ है हमारा सॉल्यूशन, इन चार कंपोनेंट से मिल करके, तो उनके कहने का मतलब ये है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू वन होगा। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो एक तरह से मास ही है। तो मास जो होता है वो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है।
और यूज इट इज़ यूजफुल इन राउल्ट्स लॉ कैलकुलेशन। तो राउल्ट्स लॉ के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है सॉल्युबिलिटी। Solubility, how much can dissolve? Solubility is defined as the maximum amount of solute that can dissolve in a given amount of solvent at a specific temperature to form a stable condition। तो ये कह रहा है कि solubility जो होता है वो ये होता है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है किसी सॉल्वेंट में एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं और अपने सराउंडिंग के सारे कंडीशंस को स्टेबल कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम उस सॉल्वेंट में हम डिज़ाल्व कर सकते हैं, वो उसकी सॉल्युबिलिटी को बताता है। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ॉल्व होगा एट दैट टेम्परेचर, वो उसकी सॉल्युबिलिटी को बताएगा। तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये 3 कैटेगरी जो सॉल्यूशन की बनाई गई है, ये उसके सॉल्युबिलिटी के बेस पे बनाई गई है। जैसे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कंटेन्स लेस सॉल्यूट देन द मैक्सिमम पॉसिबल। मतलब अगर हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें हम सॉल्यूट को घोल रहे हैं, तो हम मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकता है उस उतना ना करके उससे कम ही सॉल्यूट को हम अभी तक उसमें डिज़ॉल्व किए हुए हैं। तो उस समय जो हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है, उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और भी सॉल्यूट जो है ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी अपने मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट तक नहीं पहुंची हुई है, इसलिए हम उसमें फर्दर और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट द इक्विलिब्रियम। मींस अगर हम सराउंडिंग कंडीशंस को स्टेबल कर दें, तो मैक्सिमम हम जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को उस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर सकते हैं, वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करके देता है। मतलब मैक्सिमम जितना डिजॉल्व हो सकता था सॉल्यूट, उतना हमने डिजॉल्व कर दिया। अब उससे आगे डिजॉल्व करना चाहें तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो उसका प्रेसिपिटेट बन करके नीचे बैठ जाएगा। तो इसका कंडीशन यही है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर डिजॉल्व हो गया तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। इसका मतलब ये है कि अब हम उस फर्दर उसके आगे हम थोड़ा भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं, जो कि है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन नॉर्मली पॉसिबल अनस्टेबल स्मॉल डिस्टर्बेंस कॉजेज क्रिस्टलाइजेशन। मींस जैसे अगर हमारे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन के तैयार हो गया, तब अगर हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी हम धीरे धीरे करके थोड़ा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को और ऐड कर सकते हैं। और तब तक हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं और अपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को भी डिसॉल्व करते जा रहे हैं बढ़ा-बढ़ा करके। तो वो तब तक डिसॉल्व होता रहेगा जब तक हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, फिर भी अब हमारा सॉल्यूट जो है डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो वो कंडीशन तब आती है जब हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन के तैयार होता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तब बनता है जब हमारा जो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, फिर भी अब हमारा सॉल्यूट जो है डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार है, उसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बेसिकली किसके बारे में बात करता है, ये देखते हैं। हेनरीज लॉ बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स के बारे में बात करता है। मतलब कि कौन सी गैस कितना ज्यादा सॉल्युबल है किसी लिक्विड में, वो हेनरी लॉ एक्सप्लेन करता है। तो हेनरी लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? At constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid। इसके कहने का मतलब ये है कि जो solubility of the gas है, solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of the gas above liquid surface। ठीक। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम कोई लिक्विड किसी कंटेनर में लेकर के रखे हुए हैं, क्लोज कंटेनर है, तो उसमें उस लिक्विड के कुछ वेपर्स बन के तैयार होंगे। तो वो वेपर कितना प्रेशर उस लिक्विड सरफेस पर लगा रहा है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी को बताएगा। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर वो लगाएगा गैस लिक्विड सरफेस पर, उतना ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा उस लिक्विड में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस।
तो सॉल्युबिलिटी का मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड टर्म है, कि जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा उतना ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम लिख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन से। कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को पी गैस लिखते हैं। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम के एच से रिप्रेजेंट करते हैं, के एच मल्टीप्लाइड बाई पी गैस। पी गैस क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस। और सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व्ड गैस। के एच क्या है? के एच को हम नाम देते हैं हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट। इस हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो गैस सॉल्वेंट पेयर पर डिपेंड होती है कि हम कौन सा गैस सॉल्वेंट पेयर ले रहे हैं। सब अलग अलग गैस सॉल्वेंट पेयर के लिए अलग अलग हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो हमें इस रिलेशन को याद रखने की जरूरत है, सी इक्वल टू के एच इंटू पी गैस, जिसमें सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस है। के एच क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू गैस सॉल्वेंट पेयर पर डिपेंड करती है, वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। और पी गैस क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या देख सकते हैं? स्क्यूबा डाइविंग सेफ्टी। स्क्यूबा डाइविंग सेफ्टी क्या लिखा है? अंडर वाटर इंक्रीज प्रेशर फोर्सेज मोर नाइट्रोजन टू डिजॉल्व इन ब्लड। तो जैसे हमारे जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो अंडर वाटर बहुत डीप जाते हैं। तो जैसे वो वाटर में नीचे नीचे जाते जाते हैं तो उनके ऊपर वाटर का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। ठीक। तो उससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन जो है वो ब्लड में ज़्यादा डिजॉल्व होने लगता है, क्योंकि उसका प्रेशर जो है ब्लड पे इंक्रीज होता जाता है। तो हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है या सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। तो वेपर प्रेशर के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर हमारा प्रेशर जो है इंक्रीज होता जा रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे ही स्क्यूबा डाइवर्स डीप वाटर में नीचे जाते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है उनके ब्लड में मोर अमाउंट में डिजॉल्व होने लगता है, जो कि उनके जो ब्लड स्ट्रीम में उसमें बबल्स फॉर्म कर देता है। इससे जो है उन्हें प्रॉब्लम होती है। जब वो बाहर निकल के अचानक से आते हैं तो फिर देखा जाता है कि उनके जो ब्लड स्ट्रीम्स हैं उसमें बबल्स बने हुए हैं। तो इससे जो है इनके हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ह्यूमन रेस्पिरेशन क्या है? इन लंग्स हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कॉजेज इट टू डिजॉल्व इन ब्लड। तो जो हमारा ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो हमारी बॉडी में जब जाता है तो वो ब्लड में डिजॉल्व होता है। तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हायर पार्शियल प्रेशर पे होता है, तो वो जो है ब्लड में ज़्यादा डिजॉल्व होता है, आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर होता क्या है? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the vapor molecules in equilibrium with its liquid at a given temperature in a closed container. Evaporation and condensation rates balance, creating a stable vapor pressure. तो वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर कह रहा है कि अगर हम कोई एक क्लोज्ड कंटेनर ले लेते हैं, अगर हमारा ये कंटेनर जो है ऊपर से क्लोज्ड है, क्लोज्ड कंटेनर है, और इसमें हमारा कोई एक लिक्विड भरा हुआ है। तो लिक्विड भरा हुआ है तो लिक्विड के कुछ वेपर्स बने हुए होंगे, जो खाली जगह है जो एयर है उसमें वेपर्स बने हुए होंगे। तो ये वेपर्स जो है कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे इस लिक्विड सरफेस पर। ठीक। तो कह रहा है वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by vapor molecules in equilibrium with its liquid at a given temperature in a closed container. Evaporation and the condensation rates balance। तो जैसे अगर हम देख लें कि ये जो बोल रहा है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन रेट बैलेंस, इसका मतलब जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बराबर हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड से वेपर बनना इवेपोरेशन कहलाता है। और कंडेंसेशन क्या होता है? जो वेपर्स है वेपर से लिक्विड बनने के प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। तो जब ये इन दोनों का रेट बैलेंस हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, उस समय जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वेपर मॉलिक्यूल्स अबव द लिक्विड सरफेस, उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the vapor molecules in equilibrium with its liquid at a given temperature। तो ये हमारा वेपर प्रेशर होता है। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है हाउ डज डिजॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अफेक्ट वेपर प्रेशर।
तो अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम सॉल्यूशन में ऐड कर दें, तो वो किस तरह से उसके वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है वो देखते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर हमारा ये कंटेनर है, इसमें हमारे जो है ये सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, इसमें अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स कुछ ऐड कर दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ऐड कर दें, तो हम देखेंगे कि जो जो सरफेस वाला पार्ट है, इस सरफेस पर कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ कुछ ऐसे होंगे कि यहाँ पर सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया वो भी उसकी जगह ले लेंगे उसको रिप्लेस करके। तो हम देख रहे हैं कि पहले हमारा जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं था, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास सॉल्यूशन था, तो उस सॉल्यूशन के पूरे पार्टिकल्स हमारे सरफेस पर प्रेजेंट थे, तो वो सारे वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो उसके भी कुछ पार्टिकल्स हमारे सरफेस पर आ जाएंगे। तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेंगे, जो वो कुछ स्पेस कवर करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो इवेपोरेशन वाला रेट है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थे सॉल्यूशन के वो सरफेस पर कम हो गए, उनकी जगह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ने ले ली। तो इससे हमारा क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम क्यों होगा? क्योंकि हमारा इवेपोरेशन कम होगा। जितने नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो थे, वो अगर जितने नंबर में ज़्यादा होंगे सरफेस पर, उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। लेकिन जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ने उनको डिस्प्लेस करके उनकी जगह ले ली, तो इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो कम हो जाएगा। इवेपोरेशन का रेट जैसे ही कम हुआ तो इसका मतलब जो है हमारा जो वेपर प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है? रिड्यूस्ड इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि सरफेस ऑक्यूपेंसी जो होता है वो चेंज हो जाती है, मतलब जो सरफेस को वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऑक्यूपाई करने लगते हैं, जिससे जो है इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाता है। फाइनली जो होता है वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बताता है? Raoult's law establishes a quantitative relationship between the vapor pressure of a solution and the composition of its component। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन लिखा हुआ कि पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू जीटा सॉल्वेंट इनटू पी नॉट सॉल्वेंट, ठीक, वेयर जीटा इज द मोल फ्रैक्शन एंड पी नॉट इज द प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। मतलब जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर हमारा पी नॉट सॉल्वेंट बता रहा है। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू जीटा सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। तो राउल्ट लॉ यही बताता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है Raoult's law for binary solutions of volatile liquids। Binary solutions मतलब कि binary solution is the mixture of two two components। बाइनरी का मतलब ये टू होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट्स होंगे, जो कि एक होगा, हमने माना कि एक जो है ए है, एक जो है बी है, ये दोनों मिलकर के एक बाइनरी सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। तो हमने अभी देखा राउल्ट्स लॉ के हिसाब से कि जो पी ए होगा इज इक्वल टू क्या होगा, जीटा ए मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट ए होगा, ठीक। सिमिलरली हम लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू जीटा बी मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट बी, ठीक। तो हमें अगर पी टोटल निकालना है, वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए करना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी करना होगा। क्यों? तो इन्हीं दोनों के पार्शियल प्रेशर से ही हमारा टोटल प्रेशर कैलकुलेट होगा। जितने भी कंपोनेंट्स है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के जो पार्शियल प्रेशर होंगे उन्हीं का अगर हम सम कर देंगे तो हमें टोटल पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। तो पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू जीटा ए, प्लस पी बी को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी इंटू जीटा बी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पी टोटल कैलकुलेट करने का तरीका है। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस बेसिकली वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं मतलब कि अगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा पी नॉट ए इंटू जीटा ए। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखना है तो पी नॉट बी इंटू जीटा बी लिखना पड़ेगा। और अगर हमें पी टोटल लिखना है, पी टोटल इज द सम ऑफ पी ए प्लस पी बी मीन्स पी नॉट ए
जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ये हमारा राउल्स लॉ है। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड एट ऑल टेम्परेचर, उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। A solution which obeys Raoult's law exactly at all concentration and at all temperatures is called an ideal solution। तो अगर हमें आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखना है किस तरह से बनता है, तो वो कुछ इस तरह से है। जैसे इस ग्राफ में हमें दिख रहा है, तो इस ग्राफ में बनाने के लिए हमारे लिए क्या है, जैसे हमने एक एक्सिस ये लिया सीधा, ये एक्सिस और ये एक एक्सिस ये लिया। तो इसमें हमने क्या किया कि इस पॉइंट पर हमने मान लिया कि हमारा प्योर ए सिर्फ प्रेजेंट है, प्योर ए प्रेजेंट है, और इस पॉइंट पर हमने मान लिया प्योर बी प्रेजेंट है, ठीक। और हमने जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है उस पे वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट किया, और जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे हमने मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया है, मोल फ्रैक्शन। तो देख रहे हैं जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है वो वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने देखा ये जो हमारा ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है उस पे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 1 लिया है, और जो हमने जो हमारा राइट हैंड वाला पार्ट है उस पे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को 1 लिया है। मीन्स अगर जब हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होगा तो उस कंडीशन पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक। तो हम यहाँ से ग्राफ से क्या देख सकते हैं, हमने हमने मान लिया है, हमने अज्यूम किया है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा पी ए इज ग्रेटर देन पी बी है, ये हमने एज्यूम किया है, इस हिसाब से हमारा ये ग्राफ बना है। तो अगर हमने वेपर प्रेशर ऑफ ए को वेपर प्रेशर ऑफ बी से ज़्यादा माना है, तो हमारा जो पी ए होगा वो हमारा यहाँ अपने पीक पर होगा। जहाँ हमारा जीटा ए मैक्सिमम मैक्सिमम होगा, मतलब 1 होगा, वहाँ पर हमारा पी ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जो कि अपनी मैक्सिमम एक वैल्यू हमारे हमने इस पॉइंट पर दे दिया है। तो अगर हमारा पी ए की वैल्यू पी बी से ज़्यादा है तो हमारा पी बी कुछ यहाँ उससे थोड़ा सा नीचे होगा। क्यों? क्योंकि पी ए की वैल्यू पी बी से ज़्यादा है, तो पी बी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। या पी बी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर इसी पॉइंट पर होगा, क्योंकि यहाँ पर जीटा बी की वैल्यू 1 है। तो ये हमारा पी बी का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक। तो जैसे ही हम जीटा ए इक्वल टू 1 से जीटा ए इक्वल टू 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है कम होता जा रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं जीटा बी इक्वल टू 0 से जीटा बी इक्वल टू 1 जा रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो है अगर हम इस पॉइंट से बढ़ के इधर ए से इस पॉइंट से जो है इस पॉइंट तक अगर बढ़ रहे हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो डिक्रीज होता जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि जीटा ए डिक्रीज हो रहा है इधर आते समय। और हमारा लेफ्ट टू राइट ऐसे जाते समय हमारा जो जीटा बी है वो इंक्रीज हो रहा है, जीटा बी इंक्रीज होगा तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ जो बता रहा है, ये हमारा बता रहा है किसी आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो अब हम सिमिलरली उसी तरीके से कह सकते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशंस थे वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं ये राउल्ट्स लॉ से कुछ डेविएशन शो करते हैं। डेविएशन किस तरह के? डेविएशन कुछ दो तरह के शो करते हैं, जिसको एक पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं और एक को निगेटिव डेविएशन बोलते हैं। तो जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन है वो कब होता है वो देखते हैं। पॉजिटिव डेविएशन क्या है? वेपर प्रेशर हायर देन प्रेडिक्टेड। वेपर प्रेशर हायर कब होगा? जैसे कि जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये मिल करके सॉल्यूशन को बना रहे हैं। तो अगर इनके बीच में जो जब हमारा अट्रैक्शन हो रहा है, ए ए बी इस तरह का कुछ अट्रैक्शन हो रहा है इनके बीच में, अगर जो हमारा सोल्यूशन बन के तैयार हो रहा है, अगर इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो हमारा कम हो जाए प्रीवियस से, जैसे हमारा ए हमारा सॉल्वेंट था तो कुछ ए के बीच में अट्रैक्शन रहा होगा, बी हमारा सॉल्यूट था तो बी बी के बीच में कुछ अट्रैक्शन रहा होगा। लेकिन जब वो सॉल्यूशन बना ए बी, तो ए और बी के बीच में कुछ अट्रैक्शन हुआ। तो ए और बी का अट्रैक्शन जो है, अगर ए और बी बी के इंटरेक्शन से कम है, तो फिर हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसके वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेंगे। उसके वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेंगे मतलब कि वो जो है
वेपर प्रेशर उनका हाई होगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही अगर सॉल्यूशन के इंटरेक्शंस कम होंगे सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के, तो वो क्या होंगे, ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाएँगे, ज़्यादा एस्केप आउट होंगे। तो इससे क्या होगा, उनका वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। तो जब वेपर प्रेशर हमारा सॉल्यूशन का हाई हो जाता है, हायर देन द प्रेडिक्टेड, मतलब पहले जितना था उससे हमारा हाई हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कब होता है? जैसे हमारा पहले सॉल्वेंट था तो ए के बीच में अट्रैक्शन था, सॉल्यूट था बीबी के बीच में अट्रैक्शन था। वैसे ही अब जब हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ एबी, तो अगर हमारा ये सॉल्यूशन वाला जो मॉलिक्यूल है इनके बीच का इंटरेक्शन अगर बढ़ गया है, तो फिर इनके बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, तो इनके वेपर्स बनने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो वेपर जब कम बनेंगे, तो हमारा जो वेपर प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा। वेपर प्रेशर लो हो गया तो उसे हम निगेटिव डेविएशन बोलते हैं। ठीक। तो हम देख लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन क्या है। पॉजिटिव डेविएशन क्या है? वेपर प्रेशर हाइयर देन द प्रेडिक्टर हो जाएगा, क्योंकि उनके जो सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का इंटरेक्शन कम हो जाता है। वीकर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है, मॉलिक्यूल इसके मोर इजली। इसका एक एग्जांपल है इथेनॉल प्लस हेक्सेन। और निगेटिव डेविएशन क्या है? वेपर प्रेशर लोअर देन द प्रेडिक्टेड होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो जाता है। जो हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाता है, तो मॉलिक्यूल्स हेल्ड मोर टाइटली। एग्जाम्पल इसके इथेनॉल प्लस वाटर। अब इनके ग्राफ में देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। राउल्ट्स लॉ में आइडियल सॉल्यूशन के केस में हमने देख लिया, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते थे, तो उनका ग्राफ कुछ सिंपल सा था, जिसको कि यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था। तो आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ में ही हम थोड़े से चेंजेस करते हैं, जिससे हमारा पॉजिटिव डेविएशन का भी बन जाता है ग्राफ और निगेटिव डेविएशन का भी ग्राफ बनता है। तो जैसे ही पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाना होता है, तो हमने जितने भी लाइंस उसमें बनाई थी आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जो कि इसमें डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, तो हम सारे के प्रेशर्स को जो हमारा वेपर प्रेशर वाली चीज़ है उस ग्राफ को हम थोड़ा सा अप टिल्ट कर देते हैं, ऊपर की तरफ टिल्ट कर देते हैं। तो इससे हमें जो है पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ मिल जाता है। और अगर हम उसी के ग्राफ को जस्ट नीचे की तरफ टिल्ट कर दें, तो हमें निगेटिव डेविएशन का ग्राफ मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है और ये जो है निगेटिव डेविएशन का ग्राफ है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में ये जो है ग्राफ जो है ऊपर की तरफ टिल्ट हुआ है, और जो है निगेटिव डेविएशन में ग्राफ जो है नीचे की तरफ टिल्ट हुआ है फ्रॉम द आइडियल कंडीशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है ये देख लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूनिक सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर केमिकल आइडेंटिटी एंड नेचर। मतलब उसकी जो सॉल्यूट है उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसके नेचर है, उस पर डिपेंड ना करके सिर्फ और सिर्फ उसके नंबर पे डिपेंड करती है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं हमें चार तरह की पढ़नी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है, आगे चलते हैं, सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये क्या है? When a non-volatile solute is added to a pure solvent, the number of solvent molecules at the surface decreases, resulting in fewer molecules escaping into the vapor pressure. This phenomenon directly lowers the vapor pressure of the solution. तो हमने देखा कि जो अगर हम पहले भी ये देख चुके हैं कि जो हमारा अगर ये एक कंटेनर है, इसमें हमारा सॉल्यूशन ऐसे भरा हुआ है, अगर हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स कुछ ऐड कर रहे थे, तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स जो है सरफेस को भी ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि हमारा जो वेपर इवेपोरेशन का जो प्रोसेस था वो डिक्रीज हो रहा था। इवेपोरेशन का प्रोसेस जब डिक्रीज हो रहा था तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा था। तो यही यही बताता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट, वेयर पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड पी एस इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर।
जो कि है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? सम लिक्विड्स ऑन मिक्सचर फॉर्म एजियोट्रॉप्स which are binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase and boil at the constant temperature। तो हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये कह सकते हैं कि ये जो होता है, ये मिक्सचर होता है लिक्विड्स का। तो ये कुछ ऐसे एजियोट्रॉप्स होते हैं कि ये बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनमें कि उनका लिक्विड फेज और वेपर फेज में इनका कंपोजिशन जो होता है वो सेम होता है। तो कंपोनेंट्स फॉर्म azeotrope can't be separated by fractional distillation but can be separated by azeotropic distillation। मतलब इसे सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन प्रोसेस को करना होता है। Solution showing positive deviation for minimum boiling azeotropes and solution showing negative deviation for maximum boiling azeotrope। तो ये वाला पॉइंट हमें याद रखने की जरूरत है कि जो एग्जांपल्स हम हमारे पॉजिटिव डेविएशन के लिए होंगे, उन एग्जांपल्स को हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में लिख देंगे, तो वो हमारा सही हो जाएगा। और जो सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे थे, उन नेगेटिव डेविएशंस के एग्जांपल्स को हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के एग्जांपल में लिख सकते हैं। तो ये हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर रहा। तो हमने पढ़ लिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वही है जो कि shows large positive deviation from Raoult's law। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहने का क्या मतलब? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो हमें पता है, ये बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन है कि जो हमारा वेपर प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब बराबर हो जाता है, उस समय उस टेम्परेचर को जो बोलते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन ए प्योर सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो कह सकते हैं कि जो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो क्या होता है, जो हमारे इवेपोरेशन का रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे हमारा वेपर प्रेशर जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होना मतलब वेपर्स कम बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया। मतलब हमें और ज्यादा वेपर्स बनाने के लिए और ज्यादा हमें टेम्परेचर उसकी इंक्रीज करनी पड़ेगी, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से। तो हम ये क्या लिख सकते हैं? द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके कहने का मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू। तो हमने देखा कि जो ऐड करने के बाद हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब कि फाइनल जो हुआ वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो उसको लिखेंगे टीबी। टीबी लिखा माइनस में टीबी नॉट। टीबी नॉट क्या था? टीबी नॉट हमारा था जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का था। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किए तो उस समय जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट था वो टीबी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो हमारा टीबी है, ये हमारा जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको ऐड करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बना, उस समय जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो है हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देता है। इसको हम डेल्टा टीबी भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। तो ये रिलेशन हमें याद रखने की जरूरत है। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसा कि हमने देखा कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो उसके वेपर्स जो है कम बनते हैं क्योंकि इवेपोरेशन का रेट जो है डिक्रीज हो जाता है। तो इवेपोरेशन का रेट जब डिक्रीज हुआ है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुई थी। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुई थी मीन्स अब उसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो गई। मतलब वो कम वेपर्स बन रहे थे तो मतलब फ्रीज जो है जल्दी हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इसको इसका नाम दिया गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल था फ्रीजिंग पॉइंट, इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमारा ज़्यादा था आफ्टर जो आफ्टर डाइल्यूशन आफ्टर जो हमने ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उससे। तो टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ हो जाएगा। तो अगर हमें डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है तो हमें टी नॉट एफ माइनस टी एफ करना पड़ेगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ भी लिखते हैं।
इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक, तो ये हमारा एक रिलेशन निकल करके आया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? जैसे कि हमने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस सभी ने पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस होता क्या है? तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में हमें पता है कि हमारा एक ये चैम्बर है मान लीजिए, और इस चैम्बर में बीच में हमारा ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, एसपीएम। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, और हमारा इधर सॉल्यूशन है, इधर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है ज़्यादा है। और इधर हमने देखा ये इस तरह से है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इधर ज़्यादा है। ठीक, और इधर मान लेते हैं कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है वो कम है। तो जिस तरफ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, उस तरफ से सॉल्वेंट का मूवमेंट, तो ये जो हमारे एसपीएम है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है आर पार नहीं जा सकते, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से जा सकते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए वो एसपीएम के थ्रू इधर उधर जा सकते हैं। तो हमें दोनों की तरफ की ये स्टेबल कंडीशन तभी बनेगी जब दोनों तरफ की कॉन्सेंट्रेशन जो है सेम हो जाए। ठीक, तो अगर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इस साइड ज़्यादा है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर करने के लिए क्या होगा कि जो सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं ये हमारे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे ये होगा कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं इस साइड लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे। तो जब जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं ही इधर, तो अगर हमारे सॉल्वेंट के भी पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ डाइल्यूशन का प्रोसेस शुरू होगा, और इससे उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है कम होती जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों तरफ के कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम हो जाएंगे। तो उस समय जो होता है हमारा जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो रुक जाता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस यही होता है कि हमारे जो जो मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड होता है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड ऑफ द सॉल्यूट, उधर जो है सॉल्वेंट का फ्लो होता है लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट वाले जगह से। तो हमने देखा कि हमारी जो राइट वाली साइड थी वो इधर जो है लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट था। जो हमारा लेफ्ट साइड था उस साइड जो है मोर मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स थे। तो मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स को बैलेंस आउट करने के लिए इधर से हमारे जो राइट साइड है, राइट साइड से लेफ्ट साइड जो है हमारी सॉल्वेंट का मूवमेंट शुरू हो गया, जिससे कि जो हमारा लेफ्ट साइड है जो हमारा लेफ्ट साइड है उधर जो है सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ डाइल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। डाइल्यूशन प्रोसेस से हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है दोनों साइड बराबर हो जाएगा। उस समय क्या होगा, हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएगा, मतलब मूवमेंट जो है वो रुक जाएगा। मूवमेंट एक तरह से रुकता नहीं है, ये है कि जितने जितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं लेफ्ट से राइट आएंगे, उतने ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स राइट से लेफ्ट जाएंगे। वो बैलेंस कंडीशन में ऐसा होता है। तो इससे हमें मतलब ये हमारा पता नहीं चलता कि कितने कोई इधर मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस बंद हो जाता है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, क्योंकि सेम नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं और राइट टू लेफ्ट जाते हैं। तो हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो osmotic pressure is the external pressure that must be applied to a solution to prevent the inward flow of solvent through the semi-permeable membrane. The phenomenon is crucial in biological system and industrial application. तो osmotic pressure क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह का एक्सटर्नल प्रेशर होता है दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। तो जैसे हमने देखा कि जिस तरफ बहुत ज़्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, उस तरफ हम सॉल्वेंट का फ्लो कराते थे जिससे कि कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो हमें उस जो है सॉल्वेंट का फ्लो को रोकना है, जिससे कि हमारे हमारे कंसंट्रेशन दोनों तरफ हमें बैलेंस अगर ना करना हो, तो हमें उसके उसके फ्लो को रोकना होगा, सॉल्वेंट का फ्लो को रोकना होगा। तो उस फ्लो को रोकने के लिए हम जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे इस लेफ्ट वाले साइड पर,
जितना एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाइड करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो इधर की तरफ फ्लो हो रहा था राइट टू लेफ्ट, वो फ्लो होना बंद हो जाए। तो उस एक्सटर्नल प्रेशर को ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सटर्नल प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस में यही है कि जो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा था राइट टू लेफ्ट, तो उसमें क्या होगा कि जब हम एक्सटर्नल प्रेशर लेफ्ट साइड लगा देंगे तो उससे हमारा जो सॉल्वेंट का फ्लो राइट टू लेफ्ट हो रहा था वो रुक जाएगा। तो वो जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लगा रहे हैं उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने का फार्मूला है पाई इक्वल टू एम आर टी, जिसमें जो पाई है, पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। यम क्या है, यम जो है मोलैरिटी है। आर क्या है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन पर मोल होता है। और टी क्या है, टी जो है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन में। तो इस इक्वेशन को हम वांट ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, पाई इक्वल टू एम आर टी वांट ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एक तरह से हम देख सकते हैं कि दो तरह के होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें हम और ऐड कर सकते हैं एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? टू सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कंसीडर्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो पाई वन है वो पाई टू के बराबर होगा। पाई क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिन दो सॉल्यूशंस का बराबर होगा उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे, ठीक। और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या है? तो अगर हम कहें कि जो हमारा पाई वन है वो लेस देन पाई टू है, ठीक, तो हमारा जो सॉल्यूशन वन है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है। और जो हमारा सॉल्यूशन टू है वो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर जो है वन वाले से ज़्यादा है। इस इन टर्म्स का यूज जो है क्वेश्चंस में कर देता है कभी कभी बीच में, तो हमें समझ नहीं आता है कि क्या कह रहा है। तो अगर ऐसे कंडीशंस दिया हुआ है कि बोल रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो हम मान लेंगे कि हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों सॉल्यूशंस का वो बराबर है। वही तो ये सारी चीज़ें जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए दो कंपोनेंट्स लिए थे ए प्लस बी, ये हमारे सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे थे। तो ये ऐसे थे, हमने तब माना था कि हमारा जो ए और बी है ये एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे, ठीक, एक दूसरे में अच्छे से डिसॉल्व होकर के ये एक सॉल्यूशन बनाने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ हम जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पेयर्स होंगे वो क्या करेंगे, उनमें जो है एसोसिएशन और डिसोसिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। या तो जो जो है वो एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थे वो एसोसिएट होकर के कुछ अलग पार्टिकल्स बना लेंगे, या तो डिसोसिएट होंगे या तो डिसोसिएट होंगे। तो अगर एसोसिएट होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे क्योंकि एसोसिएशन होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है कम हो जाएंगे। डिसोसिएशन मतलब टूट रहे हैं मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है बढ़ जाएंगे। तो इससे जो है हमारा जो जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थे वो इफेक्ट करेंगे, क्योंकि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। तो अगर हमारा एसोसिएशन और डिसोसिएशन का प्रोसेस होगा तो इससे हमारे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे भी अफेक्ट करेगा। तो इससे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी है सारी अफेक्ट करेंगी। तो इसके लिए हमें वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ने की जरूरत होती है। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या बताता है? वांट ऑफ फैक्टर जो होता है वो ये बताता है कि जैसे वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला है आई इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या इसका और फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। मींस जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन है उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन से, तो हमें देगा ये वांट ऑफ फैक्टर।
तो जब हम वन टॉप फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे, जब तक हमें क्वेश्चन में नहीं कहेगा कि एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, या उस तरह के पार्टिकल्स नहीं है हमारे पास, उस तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं है जिनका कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो, तब तक हम आई वाली फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन में ऐसा कुछ कह दिया या ऐसी कुछ हिंट दे दी जिससे कि हमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन का पता चल रहा है, तो हम वन टॉप फैक्टर को कंसीडर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, जैसे कि हमने पढ़ा था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक। तो जो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम था, अब उसमें हम वांट ऑफ फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा सही आंसर आएगा। और अगर डेल्टा टी एफ हमने कैलकुलेट किया था के एफ इंटू एम, तो उसमें भी आई आई जो है हमारा वांट ऑफ फैक्टर है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस फैक्टर को। और जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया था पाई इक्वल टू एम आर टी, उसमें भी वांट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा सही आंसर आएगा। ठीक। तो इसमें जो हमने पढ़ा था, जो डेल्टा टी बी था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें के बी इंटू एम था। इसमें के बी जो था, के बी का नाम होता है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक। और जो के एफ होता है, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक। तो ये नाम याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में सिंपली क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट दे सकता है इस नाम से, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारी थ्योरी यहाँ पर पूरी खत्म हो चुकी है। तो हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारे न्यूमेरिकल्स है, क्या पहला न्यूमेरिकल है? पहला न्यूमेरिकल है, अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.15 degree Celsius. Calculate the freezing point of same solution if Kf and Kb for water are 1.87 Kelvin kg per mole and 0.52 Kelvin kg per mole respectively. तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.15 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है टीबी जो दिया हुआ है सोल्यूशन का, 100.15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक। 100.15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन कह रहा है जब के एफ और के बी जो है इतना इतना दिया हुआ है। ठीक। तो फिर देखते हैं क्या है। तो हमें पता है कि जो हमारा प्योर वाटर होता है, ठीक, प्योर वाटर क्या होता है, प्योर वाटर का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हमें पता है। ठीक। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इससे हम डेल्टा टीबी मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा टीबी क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। ठीक। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टीबी माइनस टीबी नॉट करेंगे, कितना आ जाएगा? 100.15 माइनस में 100 इज इक्वल टू 0.15 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा डेल्टा टीवी कैलकुलेट हो गया। ठीक। अब हमें पता है ये कैलकुलेट करने को क्या कर रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन। अब फ्रीजिंग पॉइंट अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो फिर कुछ हमें डेल्टा टी एफ वाले टाइम कुछ फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें पता है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू यम होता है, वेयर यम इज मोलैलिटी। ठीक। और देख रहे हैं हम कि हमें के एफ गिवन है, के एफ गिवन है, अगर हम यम कैलकुलेट कर लें मतलब मोलैलिटी को कैलकुलेट कर लें, तो हमारा डेल्टा टी एफ निकल जाएगा। ठीक। तो डेल्टा टी एफ निकल जाएगा। तो डेल्टा टी एफ अगर हम निकाल लिए, तो हम उस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलते हैं, पहले हम मोलैलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? तो अगर हम यहाँ से देखें, तो हमें पता है डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी इंटू यम होता है। ठीक। तो यहाँ से हम यम को कैलकुलेट कर सकते हैं, एम इक्वल टू डेल्टा टी वी डिवाइडेड बाई के बी। ठीक। तो हमें पता है कि डेल्टा टी वी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी वी की वैल्यू, डेल्टा टी वी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, कितना? 0.15 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई के बी। के बी की वैल्यू कितनी है? के बी की वैल्यू गिवन है कितना? के बी की वैल्यू गिवन है 0.52, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक। तो 0.52 यहाँ लिख देंगे, इससे हमें स्मॉल एम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.2884। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा इसका। तो ये हमने मोल एलिटी को कैलकुलेट किया।
अब हमें क्या करना है कि हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था उसी सेम सोल्यूशन का, तो हम फार्मूला लगाएंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक, हमें ये पता है। तो अब हमें मोलैलिटी पता है। तो अब हम देखते हैं कि डेल्टा टी एफ का एक फार्मूला हमें और पता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो हमें के एफ की वैल्यू गिवन है, के एफ की वैल्यू कितनी गिवन है? अब तो के एफ की वैल्यू हमारे दिए गिवन है 1.87, 1.87। तो यहाँ हम 1.87 लिख देते हैं के एफ की वैल्यू। हम मोलैलिटी एम की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 0.2884। तो यहाँ लिख देते हैं 0.2884। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.54 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये हमारा डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकल गई। ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकल गई। अब हमें पता है कि ये जो डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक, और हमें पता है कि जो हमारा प्योर वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, माइनस में टी एफ, टी एफ जो हमारा फाइनल कितना आया? तो अब हमारा डेल तो हमें टी एफ ही कैलकुलेट करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, बाद में कितना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। जो प्योर था वाटर तब तो 0 डिग्री सेल्सियस था, फाइनल कितना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है वो हमें कैलकुलेट करना है, वही हमसे पूछा है। और डेल्टा टी एफ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि है 0.54 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो टी एफ की वैल्यू आ गई, कितनी आई? जीरो, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.54 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी टी एफ की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट होके आ गई माइनस का 0.54 डिग्री सेल्सियस। यही हमसे पूछा था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? The rise in boiling point of a solution containing 1.8 gram glucose in 100 gram of solvent is 0.1 degree Celsius. The molar elevation constant, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब जो इवेल्युएट कांस्टेंट मतलब केबी की वैल्यू पूछ रहा है ऑफ द लिक्विड इज। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। The rise in boiling point of a solution containing 1.8 gram of glucose is 100 in 100 gram of solvent is इतना। मतलब कि हमारा डेल्टा टी बी गिवन है, डेल्टा टी बी 0.1 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक, और क्या गिवन है? 1.8 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, मतलब कि जो हमारा 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि बी 1.8 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, और जो हमारा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, मतलब कि मास ऑफ ए दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक, हमसे पूछा कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब कि केबी की वैल्यू क्या होगी। तो हमने इतने सारे रिलेशंस पढ़े, उनका यूज करके हम कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो हमने पढ़ा था डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू में यम। यम क्या था? मोलैलिटी। मोलैलिटी का क्या मतलब? के वी इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by mass of solvent in kg, ये हमने पढ़ा था। ठीक, तो अगर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है और हमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या दिया है? ग्राम में दिया है, 100 ग्राम है, तो हम इसको हम ग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? के बी इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 करना, मल्टीप्लाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो है ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में चेंज हो गया। ठीक, अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। तो अगर हम मास अपन मोलर मास कर दे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट जो हमारे यहाँ ग्लूकोज है वो गिवन है, जो कि 1.8 ग्राम। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? के बी इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को कैलकुलेट करने के लिए पहले तो जो हमारा मास गिवन है, मास गिवन कितना है? 1.8 ग्राम डिवाइडेड बाय इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे, तो मोलर मास ग्लूकोज का जो होता है 180 होता है। C6
H12O6 ये ग्लूकोज होता है। तो इसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आएगा 180 आएगा। ठीक, तो हम इसको 180 कर दिए, इस ये हमें क्या देगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देगा, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। ठीक, तो हमें ये दे देगा डेल्टा टीबी की वैल्यू, डेल्टा टीबी की वैल्यू। ठीक, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, 0.1 डिग्री सेल्सियस। हमें केबी की वैल्यू निकालनी है, तो सारी चीज़ें जो है अपने एक दूसरे की तरफ ट्रांसपोज करते हैं। तो के बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बी इक्वल टू आ जाएगा, पहले तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ से के बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के बी इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा टी बी, ये वाला एक जीरो से एक जीरो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा टी बी मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 1.8 लिख सकते हैं। ठीक, डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.1 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 1.8। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 आएगा, डिवाइडेड बाई 1.8 आएगा, इज इक्वल टू 1। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी के बी की वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। ठीक, के बी की वैल्यू 1 आ गई, और इसकी यूनिट होती है केल्विन के जी पर मोल। ठीक, तो हमारे के बी की वैल्यू आ गई, जो कि हमें कैलकुलेट करनी थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है a 5.25% solution of a substance is isotonic। आइसोटोनिक टर्म जिस जो मैंने अभी पढ़ाया, आइसोटोनिक का मतलब जिनमें जो है सॉल्यूशन का जो है दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है। तो 5.25% solution of a substance is isotonic with 1.5% solution of urea, जिसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है, इन द सेम सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस विल बी। तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कितना होगा। ठीक, तो हमें पता है कि आइसोटोनिक का मतलब होता है जिसका कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो वो बराबर हो जिन दो सॉल्यूशंस का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होती है पाई वन इक्वल टू पाई टू करेंगे। ठीक, तो हम पढ़े हैं कि पाई इक्वल टू एम आर टी हमने पढ़ा है। ठीक, पाई इक्वल टू एम आर टी पढ़ा है। अब मोलैरिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एन अपान वी लिख सकते हैं, आर टी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक, तो अब अगर हम लिखे इसके पाई वन के लिए, तो इसको लिखना पड़ेगा एन वन अपान वी वन आर टी इज इक्वल टू एन टू अपान वी टू आर टी। आर और टी की वैल्यू तो दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगी, दोनों के लिए सेम रहेगी, तो आर और टी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमें मिल गया एन वन अपान वी वन इज इक्वल टू एन टू अपान वी टू। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास गिवन अपन मोलर मास होता है। ठीक, तो मास गिवन अपन मोलर मास करते हैं। तो पहले वाले के लिए मास गिवन कितना है, तो मास गिवन पहले वाले के लिए दिया हुआ है, जैसे अगर लिखा हुआ कि 5.25% सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस दिया हुआ है, सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस लिखा हुआ है। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि 5.25 ग्राम ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसका मतलब ये होता है। ठीक, तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस निकालना है, तो हमें क्या करना है कि जो मास गिवन होगा उसका अपान में उससे मोलर मास से करना होगा। तो मास गिवन अपान में मोलर मास, तो मास गिवन पहले वाले का कितना है, 5.2%, 5.25% लिखा है, मतलब 5.25 ग्राम हो जाएगा। तो 5.25 डिवाइडेड बाई उसके जो है हमें मोलर मास से रिप्रेजेंट करना है, तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो उसको हम लिख देते हैं MO1 मल्टीप्लाइड बाई, अब V1 कैसे कैलकुलेट होगा, लिखा है कि जो 5.25% सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5.25 ग्राम ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सिमिलरली 1.5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया जो लिखा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस या यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, तो इससे हम ये मतलब कह सकते हैं कि जो दोनों का वॉल्यूम होगा वो हम 100 लिख सकते हैं, दोनों का वॉल्यूम जो है सेम होगा, तो इसको हम 100 लिख सकते हैं। और ये N2 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू
जो है उसको लिखने के लिए पहले उसका वेट लिखेंगे, तो नंबर ऑफ उसका जो मास गिवन है 1.5 है, और उसका जो है मोलर मास जो है, मोलर मास हमें गिवन है 60 ग्राम पर मोल, 60 गिवन है, और वॉल्यूम जो है हम 100 ही मान के चलेंगे, दोनों का बराबर रहेगा। ठीक, तो अब 100 से 100 जो है ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमें M1 कैलकुलेट करना है। M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.25 इंटू में 60 डिवाइडेड बाई 1.5। तो हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा, M1 की वैल्यू क्या मिलेगी, M1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 210 ग्राम पर मोल। ठीक, तो ये हमें हमें यही मोलर मास कैलकुलेट करना था, दैट सब्सटेंस। तो M1 इज द मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन चैप्टर खत्म होता है, जहाँ पर हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा। तो हम अब इन कॉन्सेप्ट्स को देख करके अच्छे से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।